क्वेश्चन है हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। ये स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन है। स्टोइकियोमेट्री में क्या होता है, जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं, मींस कितने मोल है, वो रेशियो डिसाइड करता है कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। तो अगर मैं CuSO4 से कॉपर कितना मिलेगा इसकी रिएक्शन लिखूं तो होगा CuSO4 विल गिव यू Cu प्लस S प्लस 2O2। ठीक है, अब देखो ये मैंने लिखा है इसके डीकंपोजिशन रिएक्शन के लिए। ठीक है, डीकंपोजिशन रिएक्शन ये आप रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ोगे कि जब हम डीकंपोजिशन रिएक्शन लिखते हैं तो उस केस में हम आयनाइजेशन नहीं कंसीडर करते हैं। देखो आंसर दोनों तरीके से आ जाएगा, चाहे आप इसको ऐसे लिखो CuSO4 गिव्स यू Cu2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस, फिर क्या होगा, ये कॉपर रिड्यूस होके, कॉपर आयन रिड्यूस होके कॉपर बनाएगा। लेकिन अभी अगर आपने सिर्फ फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है तो बहुत आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में नहीं पढ़ा है, जो हम रेडॉक्स रिएक्शंस में पढ़ेंगे। तो सिंपलिसिटी के लिए चाहे आप ऐसे करो चाहे आप ऐसे करो, ठीक है। यहाँ पर भी आप अगर ये रिएक्शन लिख देते हो, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कॉपर 2 प्लस में आप कंसीडर कॉपर ही करो, तब भी आंसर आ जाएगा और उसमें कोई गलत नहीं है। टीचर्स उसमें ये नहीं कहेंगे कि आपने कुछ गलत लिख दिया, क्योंकि टीचर्स को पता है ये रिड्यूस होकर ही आपको कॉपर मिलेगा। तो ये रिएक्शन मैंने यहाँ लिख दी, CuSO4 gives you copper ion and sulfate ion. Now, if you see 1 mole of this one ही तो लिखा है यहां पर क्या मिल रहा है आपको, 1 मोल ऑफ कॉपर आयन ही तो मिल रहा है, क्योंकि 1 है, लिखा हुआ नहीं है। इसका मतलब 1:1 का रेशियो है, मोलर रेशियो 1:1 का है। तो मैं लिखूंगा 1 मोल, इसका मुझे 1 मोल दे रहा है, क्योंकि मुझे रिलेशनशिप किस में चाहिए, कॉपर सल्फेट और कॉपर में, यही तो पूछा है। कॉपर सल्फेट से कितना कॉपर मिल जाएगा मुझे, ये पूछा। अब मुझे ग्राम्स में दे रखा है कॉपर, तो कॉपर सल्फेट के 1 मोल में कितने ग्राम्स होते हैं ये निकाल लोगे तो मोलर मास निकालोगे, उतने ही ग्राम्स होंगे। 1 मोल में मोलर मास के बराबर ग्राम्स होते हैं। तो CuSO4 हम लिखेंगे यहां पर कॉपर का 63.5 प्लस 32 सल्फर का प्लस 4 टाइम्स 16 आपका ऑक्सीजन का, तो ये आपका हो गया 63.5 प्लस 32 प्लस 64। तो देखो यहाँ पर 64 32 60 प्लस 30 90 प्लस 6 96 में से में आप 63.5 ऐड करोगे तो आप 90 में पहले 60 ऐड कर लो तो 150 हो गया। उसके बाद आपका यहाँ 6 था, यहाँ 3.5 था, तो आपका क्या आ गया 159.5। वैसे अगर आप ऐड करना चाहते हो तो वैसे भी आप ऐड कर लोगे, 3 प्लस 2 5 प्लस 4 9 6 प्लस 3 9 प्लस 6 15, बात वही है। लेकिन अगर आप ऐसे कैलकुलेट करोगे जैसे मैं कर रहा हूं तो विद इन सेकेंड्स कर लोगे बहुत आसानी से। ये तो मुझे समझाने में टाइम लग रहा है, जब आप करोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। इसका मतलब 159.5 ग्राम्स, यहाँ 159.5 ग्राम्स, यहाँ पर कॉपर का 1 मोल है, तो कॉपर का कितना मिल रहा है मुझे 63.5 ग्राम्स। इसके एटॉमिक मास के बराबर ही तो होगा, जो यहाँ पर मैंने कंसीडर किया 63.5 वो यहाँ कंसीडर करूंगा। एटॉमिक मास कॉपर का कितना होता है 63.5। तो ये मुझे पता चल गया, अब मैं यूनिटरी मेथड लगा दूंगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा। मैं कह रहा हूं कि मेरे पास अगर 159.5 ग्राम्स है कॉपर सल्फेट तो मुझे 63.5 ग्राम कॉपर मिल रहा है। तो अगर मेरे पास 100 ग्राम्स कॉपर होगा तो मान लिया मैंने कि मुझे x ग्राम्स कॉपर मिलेगा। अब क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ज्यादा कॉपर सल्फेट होगा तो ज्यादा कॉपर मिलेगा, कम कॉपर सल्फेट होगा तो कम कॉपर मिलेगा। और 8th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन मैथ का जो आपका चैप्टर है, कि अगर 2 टर्म्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उनका रेशियो कांस्टेंट होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट होता है। तो अगर x और y प्रोपोर्शनल है, x इज प्रोपोर्शनल टू y, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, तो x1/y1 विल बी इक्वल टू x2/y2। लेकिन अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो x1 इंटू y1 विल बी इक्वल टू x2 इंटू y2, मल्टीप्लिकेशन उनका सेम होगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इनका रेशियो सेम होगा। अब रेशियो सेम होगा तो इसका मतलब यहां भी डिवाइड कर दो। अब देखो थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हो, मैंने कहा अगर x इज प्रोपोर्शनल टू y तो x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2, जबकि यहां तो मैं डिवाइड कर रहा हूं x1 और x2 को, y1 और y2 को, तो इससे भी तो वही आ सकता है। अगर आप इसको रीअरेंज करो, x2 को यहां ले आओ तो x1/x2 इज इक्वल टू y1/y2, यही तो हुआ। x2 को यहां ले आओ, y1 को इधर ले आओ, वही मैंने यहां किया। इनको इक्वेट कर दो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो रेशियो
इक्वल होंगे, तो इसका मतलब x कितना हो गया, x विल बी इक्वल टू 63.5 इन 200 डिवाइडेड बाई 159.5। अब देखो अप्रोक्सीमेशन में आंसर, अगर ये MCQ है तो आप इसके बाद कैलकुलेशन नहीं करोगे, सब्जेक्टिव में करना पड़ेगी। यहाँ पर इसको ये मान लो ये 16 है, 160 है, तो फर्स्ट 2 डिजिट कितनी हो गई, अप्रोक्सीमेशन में कर रहा हूँ इसको, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन में मैं इसको बोलूँगा ये मेरे पास 640 हो गया, ये 100 हो गया, और ये मेरे पास 160 हो गया ना, 159.5 को मैंने 160 मान लिया। देखो अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर डेसिमल मैंने 635 था तो मैंने 640 कर दिया, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर एक डेसिमल तो बढ़ाना पड़ेगा, है ना। अब देखो इतना सीखना पड़ेगा, इतनी मैथ तो सीखना पड़ेगी, क्योंकि MCQ में बहुत टाइम सेव हो जाएगा अगर ऐसे करोगे। ये वैसे था 64 डिवाइडेड बाई 160, मैंने 640 डिवाइडेड बाई 160 लिख दिया है। यहाँ आप ये करो, यहाँ से भी जीरो उड़ा दो, यहाँ से भी जीरो उड़ा दो। अब देखो कितना आसान हो गया आपका अप्रोक्सीमेशन, 16 4, ये जीरो कैंसिल कर दो पहले तो ये आपका हो गया 640 डिवाइडेड बाई 16, 16 4 64, तो अप्रोक्सीमेटली 40 आंसर आना चाहिए आपका, आ रहा है 39.81। तो MCQ में अगर होगा तो ऑब्वियसली आप 39.81 आसानी से लगा दोगे बिना कैलकुलेशन करे हुए, और ये कैलकुलेशन विद इन फ्रैक्शन होना चाहिए, मीन्स बहुत टाइम नहीं लगना चाहिए, माइंड में ये कैलकुलेशन अपने आप हो जाना चाहिए अप्रोक्सीमेशन वाली। अगर नहीं आती है तो सीखो, ठीक है। मैथ की कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स करने के लिए, वरना कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस बहुत रहेंगे, प्लस टाइम बहुत वेस्ट होगा।